तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट राजस्थान की इस नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की चित्रकला पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुका हूं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अच्छी सी लाइन पेश करना चाहता हूँ हमारे राजस्थान के लिए। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी ये लाइन। तो शुरू करते हैं कि सोनेरी धरती और चांदी रो आसमान, सोनेरी धरती और चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। मारवाड़ चित्रकला, नागौर शैली। दोस्तों, नागौर शैली से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नागौर शैली से क्या है, एक क्वेश्चन हद से ज़्यादा बार पूछा गया है और ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो बहुत बार बना गया है कि हल्के व बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस शैली में किया जाता है। तो हल्के व बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस शैली में किया जाता है, तो कौन सी शैली है? नागौर शैली है। मतलब हल्के कलर है। आप लोगों को तो इसकी पेंटिंग देखोगे तो आप क्या है, वो कलर थोड़े हल्के दिखेंगे अन्य पेंटिंग के मुकाबले। अजमेर शैली, अजमेर में दोस्तों क्या है, जिस प्रकार से हमने नाथद्वारा पढ़ा था तो उस समय इलायची नामक महिला का नाम आया था। ठीक है, इलायची नामक महिला आई थी। तो उसी प्रकार से क्या है कि अजमेर में क्या है, साहिबा नामक चित्रकार महिला आपको देखने को मिलेगी। तो साहिबा नामक चित्रकार महिला का संबंध किस शैली से है? तो अजमेर शैली से है। जैसलमेर शैली, अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो यहाँ पे क्या है, किसी भी शासन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, आप लोगों को पता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने की दृष्टि से कर रहा हूँ दोस्तों कि जैसलमेर में देखो आप लोगों की वहाँ पे एक प्रेम कथा है वहाँ पे कि मूमल और महेंद्र। ठीक है, मूमल और महेंद्र के आपको वहाँ पे चित्र देखने को मिलेंगे। तो मूमल वहाँ की राजकुमारी थी और महेंद्र वगैरह भी थे। ठीक है, तो मूमल के चित्र सर्वाधिक देखने को मिलते हैं कहाँ पे? जैसलमेर में। मूमल प्रतियोगिता भी तो होती है वहाँ पे। और इस शैली पर किसी भी अन्य शैली का प्रभाव नहीं है। तो ये क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों कि किस शैली पर किसी भी अन्य शैली का प्रभाव नहीं है, तो वो क्या सी है? जैसलमेर शैली है। महारावल हर्राय सिंह और मूलराज द्वितीय इसके साथ रख सकते हैं। महारावल हर्राय सिंह और मूलराज द्वितीय किस शैली से संबंधित है? तो जैसलमेर शैली से संबंधित है। जोधपुर मारवाड़ शैली, चलिए यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पुटअप होते हैं। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चित्रकला के अंदर है वो है हमारी किशनगढ़ शैली, जहाँ की बड़ी ठेनी फेमस है दोस्तों, आप लोगों को पता है होगा। ठीक है, तो जोधपुर शैली सुनिए दोस्तों। अब आप जरा इमेजिन करिए, जोधपुर शैली है, आप लोग भी जोधपुर गए हुए होंगे। ठीक है, ज़्यादातर तो जोधपुर में क्या है, आप लोगों ना जोधपुर में रेगिस्तान दिखेगा। कौन रेगिस्तानी इलाका है? पश्चिमी राजस्थान है वो हमारा, पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, तो रेगिस्तानी इलाका होगा। अब रेगिस्तानी इलाका है तो वहाँ पे आप लोगों को नदियाँ झीलें इस टाइप से तो देखने को मिलेगी नहीं। ठीक है, कि मतलब बर्फ़ गिर रही है, इस टाइप से कुछ नहीं। तो आप इस कल्पना में जाइए, उस चीज़ को सोच विचार कीजिए, समझिए कि प्रमुख विषय कौन से होंगे आपको। मतलब क्या है, व्यक्ति उसी चीज़ का चित्र बनाता है जिसने जो चीज़ उसने देखी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी पर्सन को देखा ही नहीं, क्या मैं उसका चित्र बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। मैंने अपने घर में कूड़ना था क्या, अपने आसपास के लोगों को देखा, आसपास का माहौल देखा, तो उस हिसाब से ही मैं क्या है चित्र बनाऊंगा, जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए प्रमुख विषय, रेत के टीले, हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब रेत के टीले में हाथी तो दौड़ने से रहा नहीं, तो कौन सा जानवर दौड़ेगा? ऊँट, तो ऊँट के चित्र। ठीक है, रेत के टीलों में सेब के पेड़ तो होने से रहे नहीं, तो किसके पेड़ होंगे? खेजड़ी। ठीक है, ठीक है, इसको साथ में फ्लो के साथ में चलिए। खेजड़ी पे क्या है, हंस थोड़ी बैठेगा, कौन सा बैठेगा जानवर? कौवा। तो कौवा, आसपास में झाड़ियाँ होगी। ठीक है, झाड़ियों में चिंकारा बैठा हुआ है, चिंकारा के पीछे कुत्ता बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि मोटा राजा जब उदय सिंह का जब समय आया था, मोटा राजा उदय सिंह का जब समय आया था तो हमारे क्या है, मुगल संधि वगैरह हो गई थी। तो इसी कारण से क्या है कि घोड़ों के चित्र देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो मुगल थे वो घोड़ों पे आते थे। ठीक है, तो घोड़ों के चित्र भी देखने को मिलते हैं और आम के वृक्ष भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बिजली से युक्त विशाल, जो विशाल क्या है, बादल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिजली से युक्त एक बादल और आया था ऊपर, याद रखना दोस्तों। ठीक है, हमने कौन सा बादल पढ़ा था, याद मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बिजली से युक्त बादल होंगे। प्रेम करने यहाँ की प्रचलित है दोस्तों, ढोला मारू, जिसे आप लोगों ने सुना होगा ढोला मारू के बारे में।
तो ढोला मारू के चित्र देखने को मिलते हैं और महेंद्र मूमल के चित्र भी देखने को मिलते हैं। महेंद्र मूमल आपको जैसलमेर में भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको जैसलमेर ऑप्शन में ना मिले तो आप महेंद्र मूमल कहाँ लगाएंगे, जोधपुर में लगाएंगे। और रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथाओं के बारे में आपको चित्र देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आई होप मैं समझ गया हूँगा कि आप लोग इसके प्रमुख विषय को अच्छे से समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं। शुरुआती श्रवण जो काल था वो किसका था, मालदेव जी का, जो ग्रीष्ममेर के युद्ध में थे। ठीक है, तो शुरुआत किसका काल था, मालदेव। मुगल प्रभाव, मोटा राजा उदय सिंह। मुगल प्रभाव, मोटा राजा उदय सिंह। नाथ संप्रदाय का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो कि दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि जो हमारे मान सिंह जी थे जोधपुर के, वो क्या है, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ठीक है, और उनके दरबार में एक पर्सन थे जिन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था कि क्या है, मान सिंह जी आने वाले शासक बनेंगे। तो इसी कारण से वहाँ पे क्या है, नाथ संप्रदाय का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मालदेव जी के काल, श्रवण काल। मुगल प्रभाव, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह की लड़की थी जो जहांगीर के साथ में शादी की थी। ठीक है, नाथ संप्रदाय का प्रभाव, मान सिंह के काल में। ये याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। अंग्रेजी प्रभाव, यूरोपियन प्रभाव, ये कंपनी का प्रभाव, जो आप बोल सकते हो बोलिए, किसके काल से था, महाराजा तख्त सिंह। आप लोगों को पता है 1857 की क्रांति तख्त सिंह जी थे। ठीक है, तो तख्त सिंह जी के समय में क्या है, अंग्रेजी प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि अंग्रेजी प्रभाव, ये तख्त सिंह जी के समय में क्या है, 1857 की क्रांति चल रही थी। रंग क्या है, वही मेवाड़ वाला, लाल और पीला। ठीक है, जोधपुर के राठौड़ और मेवाड़ के सिसोदिया वगैरह। ठीक है, दोनों का एक ही रंग, लाल और पीला। अब जैसे दोहरे वगैरह बनेंगे तो पीले बनेंगे, काले तो बनने से रहे नहीं, तो पीला। ठीक है, और दुश्मनों को देख के आंखों में खून भर जाता, तो खून का रंग कैसा, लाल। ये सिर्फ आपको याद कराने की दृष्टि से है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चित्रित ग्रंथ, देखो हुक्का पीती हुई स्त्री दिखेंगी आपको, हुक्का पीती हुई स्त्री, हुक्का पी रही है, देखो। ठीक है, आप इस चीज़ को इमेजिन करिए दोस्तों। चित्रकार कौन थे इसके, हुक्का पीती हुई स्त्री के, तो शिवदास मान सिंह के समय में इसके चित्रकार थे। मान सिंह के समय में क्या है, हुक्का पीती हुई स्त्री के चित्र बनाए गए थे, जो शिवदास जी ने बनाए थे। शिव पुराण, दुर्गा पुराण और नाथ चरित्र के चित्र आपको देखने को मिलेंगे मान सिंह के समय। दशहरा दरबार, भीम सिंह के समय। ढोला मरवाड़ा, सूर सिंह के समय। एक बार फिर से समझिए, हुक्का पीती हुई स्त्री, चित्रकार कौन था, शिवदास था। किसके समय में, मान सिंह के समय में हुक्का पीती हुई स्त्री के चित्र बने। शिव पुराण, दुर्गा पुराण, नाथ चरित्र, मान सिंह के समय। ठीक है, दशहरा दरबार के भी चित्र आपको देखने को मिलेंगे भीम सिंह के समय में। ठीक है, इस समय ढोला मारवाड़ा के चित्र भी देखने को मिलेंगे सूर सिंह के समय। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बार बार बोल के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये बचकाना तरीका लगता होगा, जैसा कि मैं हमेशा अपनी हर एक वीडियो में देखता हूँ, बोलता हूँ, मगर क्या है दोस्तों कि सबसे बेस्ट तरीका है ये। मैं आप हमेशा से हर वीडियो में ये बात बोलता आ रहा हूँ, तो आप साथ में इसको दोहराने से क्या है, ये चीज़ आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, और आप सच में बोलोगे कि हाँ, मैंने कुछ चीज़ पढ़ी और हमने हमारा समय वेस्ट नहीं किया इस चीज़ के ऊपर। चलिए आगे चले। उत्तर अध्ययन सूत्र, मालदेव के समय में उत्तर अध्ययन सूत्र के चित्र बनाए गए थे। ठीक है, ये ग्रंथ है। तो उत्तर अध्ययन सूत्र जो है वो किस शैली से संबंधित है, तो जोधपुर शैली से संबंधित है। वीर जी नामक चित्रकार, दोस्तों मैंने पहले पार्ट में बोला था कि रागमाला के चित्र आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि अमर सिंह के काल में चावड़ में चित्र बनाया गया था। ठीक है, अमर सिंह ने, ये निसार दिन ने बनाया था अमर सिंह के काल में रागमाला का। उसी प्रकार से जोधपुर में वीर जी की नामक चित्रकार ने रागमाला का चित्रण तैयार किया था। ठीक है, तो जोधपुर में किसने बनाया था, वीर जी ने बनाया था, जबकि चावड़ में किसने बनाया था, निसार दिन ने बनाया था। मालदेव के समय चौखेलाव महल के भित्ति चित्र बने थे। मालदेव के समय क्या है, चौखेलाव महल के भित्ति चित्र बने थे। अच के मूलर जो है, उन्होंने दुर्गादास राठौड़ के चित्र बनाए थे। अच के मूलर ने क्या है, दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह जी को, जिन्होंने अजीत सिंह जी को शासन में बिठाने के लिए सपोर्ट किया था। ठीक है, गद्दी पे बिठाने के लिए सपोर्ट किया था दुर्गादास राठौड़ जी ने, जो अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा जाता है, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ जी को क्या है, उन्होंने अपने दरबार से बाहर निकाल दिया था। तो अच के मूलर ने दुर्गादास राठौड़ के चित्र बनाए थे सबसे ज़्यादा। वो किस प्रकार के चित्र थे कि वो घोड़े पे बैठे हुए भाले से रोटी सेक रहे। ठीक है, घोड़े पे बैठे हुए भाले से रोटी सेक रहे। देखिए दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको सेशन में मज़ा आ रहा होगा।
बीकानेर शैली। ठीक है, हम तो खुद बीकानेर से हैं, इसके बारे में थोड़ा देखिए। बीकानेर शैली दोस्तों, जैसा कि जोधपुर में जो चित्र आपको देखने को मिलेंगे वही सेम टू सेम चित्र यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बीकानेर जोधपुर थोड़ा अलग थोड़ी है कि वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, दोनों एक जैसे ही है। तो बीकानेर शैली रेत रेत के टीले आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऊँट आप लोगों ने देखे होंगे, ऊँट वगैरह, खेजड़ी, कौवा, जाड़िया और चिंकारा, कुत्ता, सब है, घोड़े ये भी हैं दोस्तों। कुछ अलग देखिए, सामंती वैभव का जो चित्र है आपको बीकानेर शैली में देखने को मिलेगा। सामंती वैभव का चित्र या महफिल का जो चित्र है वो किससे संबंधित है, तो वो है बीकानेर शैली से संबंधित है। ठीक है, जो सेम है वो तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों ने अगर थोड़ा सा समझा होगा इस चीज़ को, तो आप लोग ना उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि ना ऐसे चित्र वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि जैसा पर्सन ने देखा वैसा चित्र बनाया जाएगा। फिर चलते प्रारंभ। बीकानेर शैली का जो प्रारंभ है वो राय सिंह जी के समय शुरू हो गया था। राय सिंह के समय में बीकानेर शैली का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। भगवत पुराण के चित्र आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। राय सिंह के समय में क्या है, भगवत पुराण के ऊपर चित्र बनाए जाने लग गए थे। स्वर्णकाल अनूप सिंह जी के समय में, अनूप सिंह के समय में क्या है, स्वर्णकाल माना जाता है। रंग कौन सा है, पीला, बैंगनी और स्लेटी। पीला, बैंगनी और स्लेटी। ये बैंगनी कलर और स्लेटी कलर थोड़ा अलग है दोस्तों अन्य के मुकाबले। तो स्वर्णकाल अनूप सिंह जी का, रंग पीला, बैंगनी और स्लेटी। विशेषता, दक्षिणी मुगल पंजाब चित्रकला का प्रभाव हिंदू देवी देवताओं के चित्रण मुसलमानों द्वारा किए गए। दोस्तों समझिएगा, बीकानेर कहाँ पर है, ऊपर उत्तरी साइड में है, तो दक्षिण यहाँ पे क्या है, दक्षिणी जो मुगल और पंजाब चित्रकला का प्रभाव देखने को मिलता है, मिल सकता है दोस्तों। ऊपर पंजाब है और पंजाब से थोड़ा से नीचे गंगानगर के बाद में क्या है, बीकानेर ही आ रहा है। तो पंजाबी प्रभाव और दक्षिणी मुगलों का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है यहाँ पे, कि हिंदू देवी देवताओं के जो चित्र है वो मुसलमानों के द्वारा चित्रित किए गए हैं। हिंदू देवी देवताओं के चित्र मुसलमानों के द्वारा चित्रित किए गए हैं। ठीक है, और सब एक चीज और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बीकानेर के जो चित्रकार थे वो चित्र बनाने के बाद में नीचे अपना नाम और तिथि अंकित कर देते थे कि किसने ये चित्र बनाया और ये कब बनाया गया चित्र। ठीक है, ये अन्य जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। आई होप आप उस चीज़ को समझ गए होंगे, विशेषता को। ये याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो दक्षिणी मुगल प्रभाव चित्रकला का यहाँ पे पड़ता है। हिंदू देवी देवताओं के चित्र मुसलमानों के द्वारा बनाए गए और बीकानेर के चित्र का तिथि और नाम अंकित कर देते थे। उस्ता कला यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा, ऊँट अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है। तो उस्ता कला कौन सी होती है, जो ऊँट के ऊपर जो ना चित्रकारी वगैरह करते हैं। ठीक है, ऊँट की खाल के ऊपर। तो उस्ता कला ऊँट की खाल पर चित्रकारी की जाती है यहाँ पे। महाराजा अनूप सिंह के समय में लाहौर से अली राजा रुकनुद्दीन लेकर आए थे। रुकनुद्दीन और अली राजा रुकनुद्दीन थे, उनको क्या है लाहौर से लाया गया था उस्ता कला के लिए। इस कला हेतु हुसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री भी दिया जा चुका है 1986 में। याद रखना दोस्तों, हुसामुद्दीन उस्ता का संबंध और रुकनुद्दीन जी का संबंध किससे है, तो क्या है, उस्ता कला से संबंधित है। कैमल हाइट सेंटर में उस्ता कला सिखाई जाती है। आप लोगों में कोई इंटरेस्टेड है उस्ता कला सीखने में तो आप वहाँ पर जाके सीख सकता है। ठीक है, ऊँट महोत्सव का माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा गौर करिएगा। ऊँट महोत्सव का माना जाता है बीकानेर में, जबकि ऊँटों का मेला काम बढ़ता है पुष्कर में। ऊँट अनुसंधान केंद्र का है तो जोरबीड़ बीकानेर में है। आई होप समझ गए होंगे आप। मथरेणा कला, जो मथरेण कला है, जो गीले प्लस्तर पे क्या होता है दोस्तों, गीला प्लस्तर होता है, उसके ऊपर चित्रण कर दिया जाता है। उसके ऊपर क्या कर देते हैं, चित्र बना देते हैं। ठीक है, गीले प्लस्तर के ऊपर। तो मथरेणा कला, इसको आला गीला पद्धति भी बोलते हैं दोस्तों। आरएस पद्धति है, आला गीला पद्धति है, फ्रेस्को बुनो पद्धति है। ठीक है, तो इस सभी नामों से इनको जाना जाता है। तो मथरेणा कला क्या होता है, गीले प्लस्तर के ऊपर चित्रण किया जाता है। मथरेणा कला कहाँ की फेमस है, बीकानेर की। मथरेणा नाम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ का जो जैन परिवार है मथरेणा, ठीक है, वो उसको क्या है, उसको संरक्षित कर रखा है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो मथरेणा कला गीले प्लास्टर के ऊपर चित्रण कर दिया जाता है। अन्य नाम समझिए, आला गीला पद्धति, फ्रेस्को बुनो पद्धति और आयस पद्धति, ये सब इसी के नाम है दोस्तों। कंफ्यूज मत होना कि आप लोगों ने ना सर आपने तो मेरे को मथरेणा कला बताया था, आला गीला तो बताया ही नहीं था। ठीक है, तो मथरेणा कला, आला गीला पद्धति, फ्रेस्को बुनो पद्धति और आयस पद्धति सब एक ही है। आला गीला को जो शेखावटी है, शेखावटी कौन सा, चूरू शिखर झुंझुनू, तो शेखावटी में पणा कहते हैं। क्या कहते हैं, पणा कहते हैं। आला गीला को शेखावटी में पणा कहते हैं।
काम करने वाला जो घराना है वो मथुरेना जैन परिवार है। आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि मथुरेना कला क्यों कहते हैं कि मथुरेना जैन परिवार वो उसको क्या है आगे बढ़ाने का और सुरक्षित करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये काम करते हैं। बीकानेर के कई मंदिरों में आपको मथुरेना कला देखने को मिल जाएगी। ये जो कला है मथुरेना कला, जिसमें क्या है गीले प्लास्टर के ऊपर चित्र वगैरह किए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, तो ये वाली आपको चित्रकारी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेस्को बुना, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, फ्रेस्को बुना क्या होता है, गीले प्लास्टर के ऊपर चित्र करता था। जबकि फ्रेस्को सेको क्या होता है दोस्तों, तो फ्रेस्को सेको क्या होता है, प्लास्टर सूखने के बाद में उसके ऊपर चित्र किया जाता है। प्लास्टर के सूखने के बाद में चित्र किया जाएगा तो फ्रेस्को सेको, सूखने के बाद में सेको, सूखने के बाद में सेको, इस प्रकार से आप समझिए इसको। जबकि बुनो क्या है, गीले के ऊपर ही चित्र कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलिए। किशनगढ़ शैली मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगाना चाहो लगा लीजिए दोस्तों। ठीक है, किशनगढ़ शैली। और आईएएस के पेपर में भी शायद इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बनी ठनी कहाँ की फेमस है, तो वो किशनगढ़ शैली। आज से 2 साल पहले जब मैंने आईएएस का एग्जाम दिया था तो उस समय ये पूछा गया था। तो किशनगढ़ शैली प्रमुख विषय दोस्तों, किशनगढ़ शैली आप लोगों को पता है अजमेर में आना सागर झील आप लोगों को देखने को मिली। ये आप लोगों को समझाने की दृष्टि से ताकि आप उस चीज़ को फील कर सके। तो किशनगढ़ शैली झील, ठीक है, झील के है। आना सागर में नाव भी है, तो झील में नाव, कमल भी लगे होंगे झील में, भंवरा उड़ रहा है देखो दोस्तों, और हंस और नारी का सौंदर्य दोस्तों। बनी ठनी अपनी जो ना सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उनका जो चित्र है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। तो नारी का सौंदर्य और सिंदूरी बादल आपको देखने को मिलेंगे। बिजली वाले जो बादल है वो कहाँ देखने को मिले थे दोस्तों, जोधपुर में, जबकि सिंदूरी बादल यहाँ पे है दोस्तों। उदयपुर में भी एक बादल है दोस्तों, वो भी याद रखना। तो झील, नाव के चित्र, कमल के चित्र और भंवरे के चित्र और हंस, नारी का सौंदर्य और बादल। देखिए किस प्रकार से याद करेंगे इसको, एक बार समझिएगा कि दोस्तों आप एक झील में हो, उसमें आप एक नाव में बैठे हुए हो। ठीक है, और नाव में बैठे हुए आसपास में कमल लग रहे हैं झील के अंदर, भंवरा आसपास में उड़ रहा है। ठीक है, कमल के आसपास हंस है जो पानी के ऊपर चल रहे हैं। वहाँ पे आसपास में नारी वगैरह खड़ी है। ठीक है, और सिंदूरी बादल है। क्या मतलब, क्या मौसम रहा होगा दोस्तों। इस चीज़ को फील करने में बड़ा मजा आता है दोस्तों। ये क्या है कि जो चित्रकला है ना, इस चीज़ को आप पढ़ने से कहीं ज़्यादा आप इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे। प्रारंभ स्मरण का कैसे, सावन सिंह जी के समय में नागरीदास थे। उन्होंने क्या है कि जो सावन सिंह जी या नागरीदास जिनको कहा जाता है, ठीक है, नागरीदास ने, प्रेमिका ने बनी ठनी का जो चित्र बनाया था, सावन सिंह या नागरीदास, ये दोनों दोस्तों एक ही है। सावन सिंह या नागरीदास दोस्तों एक ही है, याद रखना, अलग अलग नहीं है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि बनी ठनी का चित्र किसने बनाया था, तो आप लोग क्या है कि ज़्यादातर बच्चे नागरीदास या सावन सिंह का नाम लगा के आ जाते हैं, जबकि इसका जो आंसर है वो मोरध्वज निहाल चंद है, याद रखना। मोरध्वज निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्र बनाया था दोस्तों। कहानी सुनना चाहेंगे आप, तो सुनिए कि क्या होता है कि दोस्तों सावन सिंह जी के दरबार में क्या है कि एक पर्सन आते हैं मोरध्वज नाम से, वो काम मांगने के लिए आते हैं। ये कहानी आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, और इस घटना के सभी जो वरना पात्र है वो काल्पनिक है, इस प्रकार से याद रखिएगा। ठीक है, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बोला था। तो सावन सिंह जी के दरबार में नागरीदास जी क्या बोलते हैं, ये निहाल चंद जी आए थे और उन्होंने उनसे काम मांगा। ठीक है, ये सावन सिंह जी क्या है कि इनके दरबार में एक रसिक बिहारी नाम की पर्सन, ये रसिक बिहारी नाम से एक नारी थी जिनको पसंद करते थे और उनका चित्र बनाने को बोला था। ठीक है, अब क्या है, मोरध्वज जी क्या है, चित्र बना के लाते हैं बनी ठनी का चित्र। ठीक है, और जैसे ही वो चित्र उनके सामने लेके आते हैं तो वह ये सावन सिंह जी क्या बोलते हैं कि ये तो क्या है, राधा का चित्र है, ये क्या है, राधा का चित्र है। अब दोस्तों क्या है, इस चीज़ को राधा का चित्र बोलने का मतलब क्या है कि सावन सिंह नागरीदास ने बनी ठनी के चित्र को राधा का चित्र बोला है दोस्तों। अब राधा का चित्र क्यों बोला कि उनकी खुद की भी तो रानियाँ थी। अगर वो बोल देते थे कि बनी ठनी का चित्र है तो क्या होता, बनी ठनी मतलब जो बन ठन के रहने वाली होती है, बनी ठनी मतलब बन ठन के रहने वाली होती है, इसलिए बनी ठनी बोलते हैं उसको। बनी ठनी उसका नाम नहीं था दोस्तों, पेंटिंग का नाम है बनी ठनी, रसिक बिहारी नाम था उसका। तो क्या है, राधा का चित्र बोला था। अगर ना रानियों को पता चल जाता कि बनी ठनी का चित्र बना के लाए, रसिक बिहारी का चित्र बना के लाए, तो फिर राधा की क्या होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मोरध्वज निहाल चंद ने क्या किया था, बनी ठनी का चित्र बनाया था।
इस पर 5 मई 1973 को डाक टिकट जारी हो चुका। लगा लीजिए स्टार। बनी ठनी के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 5 मई 1973 को डाक टिकट जारी हो चुका था। एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। भारत की मोनालिसा बनी ठनी को किसने कहा है? तो एरिक डिक्सन ने कहा है। लगा लीजिए स्टार। फिर से एक और, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि आप सब अपना समय यहाँ पे क्या है व्यतीत कर रहे हैं और समय सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मोर ध्वज निहाल चंद ने क्या है इसका चित्र बनाया और डाक टिकट जारी हो चुका कब? 5 मई 1973 को। किसी भी विधि नहीं हुआ है, इस पे हुआ है। एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, बोलते हैं कि बनी ठनी आजकल क्या है राजस्थान की प्रतियोगिता की तैयारी करने वाला हर पर्सन को पता है बनी ठनी कहाँ की फेमस है। कोई अन्य पर्सन है जो अदर स्टेट का है तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है बनी ठनी के बारे में जानने के लिए। बाकी क्या है राजस्थान में, अगर आप राजस्थान में अपना जीवन व्यतीत किया आपने, तो आप लोगों ने अगर बनी ठनी नहीं देखी तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ और देखा होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है क्योंकि लोग बनी ठनी को से किशनगढ़ शैली को ज़्यादा जानते हैं, इसलिए कि चांदनी रात की संगोष्ठी जो चित्र है वो किस शैली से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वो क्या है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो किसने बनाई है? अमीर चंद ने बनाई है। अमीर चंद ने बनाई है चांदनी रात की संगोष्ठी, जो एक ग्रंथ है इसके ऊपर। प्रभाव, किस शैली का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है? तो इस शैली पर कागड़ा शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। कागड़ा है, ठीक है, कागड़ा। तो कागड़ा शैली मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो कागड़ा शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, मतलब श्री कृष्ण जी से संबंधित आपको चित्र देखने को मिलेंगे। श्री कृष्ण जी से संबंधित आप लोग कभी गूगल करिएगा कागड़ा शैली के बारे में। साहित्य का प्रभाव, मतलब कागड़ा शैली के साहित्य का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वल्लभ संप्रदाय यानी कृष्ण की लीलाओं से संबंधित भी आपको चित्र देखने को मिलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। एरिक डिक्सन ने, ठीक है, इसको प्रकाश में लेकर आए थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या ये बादली मिसप्रिंट है, यहाँ पे फियाज अली है, ठीक है। क्यों? एरिक डिक्सन और फियाज अली इसको प्रकाश में लेकर आए थे। एरिक डिक्सन और फियाज अली, इसको सही कर लिएगा दोस्तों, ठीक है। और वैसे क्या है कि जल्दी ही मैं क्या है इसके नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। एरिक डिक्सन और फियाज अली इसको प्रकाश में लेकर आए थे। एरिक डिक्सन और फियाज अली किस शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है, जिन्होंने इनको प्रकाश में लेकर आए थे। रंग सफ़ेद, कमल का कलर सफ़ेद होता है, ठीक है, गुलाबी भी होता है। और हंसियों में क्या है? हरा रंग आपको देखने को मिलेगा। सफ़ेद, गुलाबी और हंसियों में दोस्तों बुझे हुए रंगों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नागौर में। इसको आप क्या पीछे वाली चीज़ों को रिपीट करते रहिए करो। तो रंग सफ़ेद, गुलाबी और हंसियों में हरा रंग आपको देखने को मिलेगा। पुरुष क्या है? लंबा, छड़ युक्त, नील छवि युक्त, मतलब क्या है जो पुरुष है आपको नील छवि में आपको देखने को मिलेगा, लंबा हरा कलर का, ठीक है। स्त्री कैसे दिखेगी आपको? लंबी कद काठी की, मतलब एकदम लंबी, ठीक है, इस प्रकार से। इतनी भी ज़्यादा लंबी नहीं जैसे आप सोच रहे हो। और काजल से जो है, मतलब काजल लगी हुई है, मतलब काजल लगी हुई है, आहो आंखों में काजल लगी हुई है, देखो कितना मज़ा आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा आप फोकस करिए इस चीज़ के ऊपर। तो लंबी कदकाठी, काजल से युक्त विशाल नयन आपको देखने को मिलेगी। आप बड़ी बड़ी आंखें, काजल लगी हुई, ठीक है। और खींचा हुआ वक्षस्थल और हाथ में कमल की कली आपको देखने को मिलेगी। हाथ में क्या है? कमल की कली आपको देखने को मिलेगी। गूगल करिएगा कभी दोस्तों, आज किशनगढ़ शैली को आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये बेसरी नहीं, बेसरी है, ठीक है। तो बेसरी जो आभूषण है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो किशनगढ़ शैली में क्या है, जो महिलाएं हैं उनके नाक में क्या है? एक आभूषण पहना होता है बेसरी नाम से। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आभूषण के अंदर कि बेसरी जो आभूषण है, ठीक है, वो किस घास से संबंधित है? तो नाक से संबंधित है, नाक में पहना जाता है। जबकि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बेसरी नामक आभूषण का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो किससे है? किशनगढ़ शैली से है। और इसके अलावा लहंगा और पारदर्शी चोली आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाड़ौती चित्रकला। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, और कल हम थोड़ी देर बाद में नए सेशन की ओर चलेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा, ठीक है। आपको साथ में चलते रहना है, ठीक है। इस सेशन को क्या है, हमें अच्छे से कवर करना है और ऐसे याद करना है कि आप लोग उसको भूलना भी चाहोगे ना तो आपके साथ को सपने में भी चित्रकला देखने को मिलेगी, ठीक है। सपने में भी आगे बड़ी ठंडी ही दिखेगी फिर। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।